नमस्कार। इस वीडियो में हम लाइन क्षमता यानी लाइन कैपेसिटी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लाइन क्षमता क्या है, लाइन क्षमता की गणना किस तरह की जाती है तथा लाइन क्षमता को बढ़ाने के उपाय क्या है, ये सीखेंगे। तो आइए लाइन कैपेसिटी क्या है, इसे विस्तार से देखते हैं। लाइन क्षमता ये किसी सेक्शन पर 24 घंटों में चल सकने वाली गाड़ियों की संख्या है। लाइन क्षमता को सेक्शन क्षमता भी कहते हैं। लाइन कैपेसिटी को मुख्य 3 तरीकों से प्रकट किया जाता है: मैक्सिमम लाइन कैपेसिटी, प्रैक्टिकल लाइन कैपेसिटी और इकोनॉमिक लाइन कैपेसिटी। यदि आप रेल कर्मचारी हैं और आप LDC एग्जाम द्वारा ग्रुप बी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए रेल कक्षा ऐप वन स्टॉप सॉल्यूशन है। रेल कक्षा ऐप में AOM, ACM, APO, AME, AFA तथा AEN इन सभी ग्रुप बी पोस्ट का स्टडी मटेरियल डाला गया है। रेल कक्षा ऐप में रीडिंग नोट्स तथा MCQs दिए गए हैं। ये आपको ऐप में ही पढ़ने होंगे। इन नोट्स को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, राजभाषा, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रूल्स, सॉल्व्ड MCQs, एस्टेब्लिशमेंट तथा GK एंड करंट अफेयर्स। इन सभी कैटेगरीज को देखने के लिए आप व्यू ऑल बटन पे क्लिक करें। तो इस तरह से रेल कक्षा ऐप में क्या क्या पाठ्य सामग्री दी गई है, इसे आप अच्छे से देख सकेंगे। तो देर किस बात की, आज ही रेल कक्षा ऐप डाउनलोड कीजिए। रेल कक्षा सफलता की ओर अग्रसर। तो सबसे पहले देखेंगे मैक्सिमम लाइन कैपेसिटी। इसका आशय एक मास्टर चार्ट में एंटर्ड की गई अधिकतम गाड़ियों से है, जिसके बाद संबंधित सेक्शन पर एक भी अधिक गाड़ी चलाना संभव नहीं हो। प्रैक्टिकल लाइन कैपेसिटी, प्रायोगिक लाइन क्षमता। प्रायोगिक लाइन क्षमता गाड़ियों की प्रतिदिन की प्रायोगिक संख्या है, जिसे अधिकतम लाइन क्षमता से प्राप्त किया जाता है, जिसमें रेल पथ मरम्मत का समय, स्केड्यूलिंग और अन्य परिचालन संबंधी अनियमितताओं में लगने वाले समय का अलाउंस भी शामिल है। वास्तव में गाड़ियों का स्केड्यूलिंग इसी क्षमता पर निर्भर करता है। जब हम सामान्य रूप में लाइन कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसका अर्थ प्रायोगिक लाइन क्षमता से ही है। इसे प्रभावी लाइन क्षमता भी कहते हैं। इकोनॉमिक लाइन कैपेसिटी, जब लाइन कैपेसिटी का पूरा उपयोग नहीं होता है तो गाड़ी सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए इंक्रीजिंग रिटर्न का नियम लागू होता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स का गहन उपयोग इसमें शामिल है। जैसे ही किसी सेक्शन पर अधिक गाड़ियां चलाई जाती है और सेक्शन संकुचित होता जाता है तो ट्रेन सेवा में वृद्धि कठिन है, जब तक कि ट्रेन ऑपरेशंस में समय का नुकसान ना हो। इसके फलस्वरूप चल संपत्ति की प्रयोग क्षमता कम हो जाती है और साथ ही साथ गाड़ी क्रू भी कम हो जाते हैं और ट्रैक की देखभाल पर खर्चा बढ़ जाता है। इससे प्रति गाड़ी किलोमीटर परिवहन खर्च बढ़ता रहता है। इसलिए किसी सेक्शन पर किफायती खर्चे में जितनी भी अधिक से अधिक गाड़ियां चलाई जा सके, इसे ही इकोनॉमिक लाइन कैपेसिटी कहते हैं। इसे ग्राफ द्वारा स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके से दिखाया जाता है। अब हम लाइन कैपेसिटी की गणना किस तरह की जाती है उसे देखते हैं। लाइन कैपेसिटी की गणना स्क्रीन पर दिखाए तरीके से की जाती है। स्कॉट का फॉर्मूला, पूर्व GIP फॉर्मूला, ब्रिटिश स्टेट तथा अन्य रेलों द्वारा अपनाया फॉर्मूला और चार्टिंग विधि। भारतीय रेलों पर लाइन कैपेसिटी की गणना स्कॉट फॉर्मूला या पूर्व GIG फॉर्मूले या
मास्टर चार्ट के आधार पर की जा सकती है। स्क्रीन पर स्कॉट फॉर्मूला दिखाया गया है। इसी के आधार पर लाइन कैपेसिटी की गणना की जाती है। इस फॉर्मूले में C लाइन कैपेसिटी बताता है। कैपिटल T रनिंग टाइम ऑफ द स्लोएस्ट ट्रेन ओवर क्रिटिकल ब्लॉक सेक्शन, स्मॉल t टाइम फॉर ब्लॉक ऑपरेशंस और E इफिशियंसी फैक्टर डिनोट करता है। रेल कक्षा ऐप में ग्रुप बी जैसे AOM, ACM, AME, APO तथा AMM इन सभी परीक्षा हेतु पाठ्य सामग्री उपलब्ध है तथा पॉइंट्समन ग्रुप डी टू ग्रुप सी परीक्षा हेतु भी सभी नोट्स तथा MCQs उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड कीजिए रेल कक्षा ऐप। रेल कक्षा सफलता की ओर अग्रसर। अब हम लाइन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं वो देखेंगे। लाइन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए स्कॉट फॉर्मूले में कैपिटल T और स्मॉल t को घटाना होगा तथा E को बढ़ाना होगा। यानी सबसे धीमी चलने वाली गाड़ी का सेक्शन में लगने वाले समय को कम करना होगा। स्टेशन मास्टर द्वारा ब्लॉक संचालन में लगने वाले समय को भी कम करना होगा। इसे प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले अलग अलग उपायों को हम देखेंगे। T को कम करना, क्योंकि T ब्लॉक सेक्शन की लंबाई और गाड़ी की गति का रेशो है, इसलिए ये स्क्रीन पर दिखाए गए तरीके से घटाया जा सकता है। ब्लॉक सेक्शन की लंबाई को अतिरिक्त क्रॉसिंग या पासिंग स्टेशन बढ़ाकर या IBH लगाकर कम करना तथा गाड़ियों की गति बढ़ाना। ब्लॉक सेक्शन की लंबाई को स्क्रीन पर दिखाए गए तरीकों से कम किया जा सकता है। तो सबसे पहला तरीका है दोहरी लाइन सेक्शन पर। दोहरी लाइन सेक्शन पर C क्लास स्टेशन बना देना काफी है। इससे एक ब्लॉक सेक्शन दो छोटे सेक्शंस में बंट जाएगा। दोहरी लाइन सेक्शन में IBH लगाना। कलर लाइट सिग्नलिंग व्यवस्था में प्रत्येक दिशा में डिस्टेंट तथा IBH सिग्नल देना काफी है। ऐसे IBH के लिए अतिरिक्त स्टाफ की भी आवश्यकता नहीं होगी, जिसका चालन पिछले स्टेशन द्वारा किया जाएगा। ऐसे स्टेशन का इंटरलॉकिंग ट्रैक सर्किट या एक्सेल काउंटर द्वारा होगा। इकहरी लाइन वाले सेक्शन पर ब्लॉक सेक्शन की लंबाई अतिरिक्त क्रॉसिंग स्टेशन बनाकर कम की जा सकती है। नए क्रॉसिंग स्टेशन की साइट का चुनाव करते समय स्क्रीन पर दिखाई बातों का ध्यान देना आवश्यक है। लोकेशन जहां तक संभव हो वो दो ब्लॉक स्टेशंस के मध्य में होना चाहिए। स्टेशन स्थल का डायग्राम और ग्रेडियंट सुविधाजनक हो। स्टेशन सेक्शन के अंदर ग्रेडियंट 400 में एक से अधिक नहीं होना चाहिए। जहां तक संभव हो आगमन के लिए चढ़ाव अधिक ना हो। गांव, आबादी, उद्योग आदि की समीपता का ध्यान रखना चाहिए ताकि क्रॉसिंग स्टेशन क्षेत्र के विकास में भी सहायक हो सके और रेलवे की भी आमदनी हो सके। इसलिए ऐसी आवश्यकता को ध्यान में रखकर स्टेशन का स्थान मध्य से 1 या 2 किलोमीटर इधर उधर भी हो सकता है। कमर्शियल डिपार्टमेंट की ग्रुप बी एग्जाम यानी असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर के लिए रेल कक्षा ऐप में टेक्निकल सब्जेक्ट, एस्टेब्लिशमेंट, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रूल्स, राजभाषा तथा जनरल नॉलेज इन सभी विषयों के नोट्स तथा MCQs उपलब्ध कराए गए हैं। तो देर किस बात की, आज ही रेल कक्षा ऐप डाउनलोड करें और ACM बनने की तैयारी आज ही शुरू करें।
अब हम गाड़ियों की गति किस तरह बढ़ाई जाएगी उसे देखेंगे। मालगाड़ी की एवरेज स्पीड की गणना। मालगाड़ी के किसी सेक्शन की एवरेज स्पीड निकालने के लिए यार्ड छोड़ने के समय से डेस्टिनेशन स्टेशन तक पहुंचने का पूरा समय ध्यान में रखा जाता है। इस समय में लदान, उतरान, शंटिंग, फ्यूलिंग, वाटरिंग, क्रॉसिंग तथा प्रेसिडेंस देने आदि में लगने वाला सभी समय देखा जाता है। एवरेज स्पीड इज obtained by dividing the total distance by the total time taken. इसी प्रकार यदि हम किसी सेक्शन पर सभी गुड्स ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालना चाहें तो टोटल ट्रेन किलोमीटर्स को टोटल इंजन आवर्स से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का प्रयोग एक सेक्शन, एक डिवीजन, एक जोन या पूरी भारतीय रेलों के लिए किया जा सकता है। किसी विशेष सेक्शन पर विशेष समय के लिए मालगाड़ी की औसत गति निकालने के लिए कंट्रोल चार्ट भी लाभदायक हो सकता है। थ्रू मालगाड़ी तथा शंटिंग मालगाड़ियों की औसत गति अलग अलग निकाली जाती है। मालगाड़ी की एवरेज स्पीड बढ़ाने के लिए जैसा पहले कहा जा चुका है, कैपिटल टी को घटाना होगा और लाइन क्षमता बढ़ाने के लिए गाड़ियों की गति बढ़ानी होगी। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है, दीर्घकालीन उपाय तथा संगठनात्मक उपाय। लंबे समय के उपायों में अधिक लागत लगती है। दूसरी ओर संगठनात्मक उपायों में खर्च कम आता है और परिणाम भी जल्दी मिलते हैं। स्पीड बढ़ाने के दीर्घकालीन उपाय स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। मोटिव पावर में सुधार, रोलिंग स्टॉक में सुधार, ट्रैक संबंधी सुधार, सिग्नलिंग तथा इंटरलॉकिंग संबंधी सुधार और संकुचित खंडों की सेक्शन क्षमता बढ़ाना। आइए इसे विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मोटिव पावर में सुधार। डीजल से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में परिवर्तन भी मालगाड़ियों की एवरेज स्पीड को बढ़ाते हैं। डीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के स्क्रीन पर दिखाए गए लाभ हैं। एक्सेलरेशन उत्तम होता है। लंबे हॉल्ट के बाद भी क्षणिक सूचना पर इंजन चलने को तैयार हो जाता है। लंबी दूरियों के लिए इन इंजन्स का प्रयोग होता रहता है। रोलिंग स्टॉक में सुधार। हाई स्पीड के लिए डिब्बों की डिजाइन्स में भी परिवर्तन लाना होगा। इसमें कुछ सुधारात्मक उपाय स्क्रीन पर दिखाए गए हैं, जैसे आकार उचित हो, रोलर बेरिंग, एयर ब्रेक इत्यादि। ट्रैक संबंधी सुधार। स्पीड बढ़ाने के लिए वर्तमान ट्रैक पर पुलों की स्थिति में भी सुधार लाना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रतिबंध कम करना, घुमाव हटाना और उतार चढ़ाव कम करना भी आवश्यक है। सिग्नलिंग तथा इंटरलॉकिंग संबंधी सुधार। सिग्नलिंग तथा दूर संचार विभाग द्वारा स्क्रीन पर दिखाए गए उपाय किए जाने चाहिए। सभी स्टेशंस पर स्टैंडर्ड 4 का इंटरलॉकिंग हो। अच्छी सिग्नलिंग व्यवस्था जैसे मॉक या MACLS आदि की व्यवस्था हो। सभी स्टेशंस पर पैनल, RRI, SSI तथा EI इंटरलॉकिंग हो। और अंतिम उपाय है संकुचित सेक्शन की सेक्शन क्षमता बढ़ाना। किसी सेक्शन पर जैसे ही गाड़ियां बढ़ती है, औसत स्पीड कम हो जाती है। जब गाड़ियों की संख्या क्षमता के बराबर पहुंचती है, तो गाड़ियों की गति में गिरावट आने लगती है। 80% उपयोग के बाद यदि गाड़ियों की डेंसिटी थोड़ी भी बढ़ जाए, तो स्पीड में गिरावट आने लगती है। इस बारे में ये देखा जाता है कि सेक्शन संकुचित हो और यातायात घनत्व बढ़े
तो एवरेज स्पीड में सुधार हो सकता है यदि सेक्शन की क्षमता में बढ़ोतरी की जाए। अब हम एवरेज स्पीड बढ़ाने के लिए संगठनात्मक उपाय क्या है ये देखेंगे। दीर्घकालीन उपाय खर्चीले हैं। मालगाड़ी की एवरेज स्पीड को परिचालन और संगठनात्मक उपायों से भी बिना खर्चा बढ़ाया जा सकता है। इनमें से कुछ उपाय स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। समय सारणी में सुधार। अच्छी समय सारणी से भी औसत गति में सुधार आता है। इनमें से स्क्रीन पर दिखाई गई बातें ध्यान रखने योग्य हैं। एक ही गति में गाड़ियों का जमाव, गति की विषमता को कम करना, छोटे इकरी लाइन के सेक्शन पर वन वे ट्रैफिक, टाइम की समीक्षा यानी रिव्यू करना, मालगाड़ियों को समय सारणी से चलाना, स्टाफ कार्यकुशलता बढ़ाना, रनिंग स्टाफ, नियंत्रण कार्यालय स्टाफ, यार्ड स्टाफ, स्टेशन स्टाफ गाड़ियों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए इनकी कार्यकुशलता बढ़ाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। स्टाफ की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई गई बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रशिक्षण संस्थाओं में तथा ऑन जॉब उचित प्रशिक्षण, वैज्ञानिक प्रबंधन तथा लीडरशिप के द्वारा उचित उत्साहवर्धन, लोको पायलट को इंजन सिमुलेटर्स पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि गाड़ी संचालन जटिलताओं को समझा जा सके। HOER के नियमों का पालन होना चाहिए। रनिंग रूम में विश्राम की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए तथा भर्ती और चयन के समय कंप्यूटरकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए। भारतीय रेलवे में कार्य कर रहे पॉइंट्समैन, शंटिंग मास्टर, TNC इन्हें स्टेशन मास्टर तथा ट्रेन मैनेजर बनने के लिए रेल कक्षा ऐप में सभी सामग्री केवल 699 रुपए में 1 साल के लिए उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें रेल कक्षा ऐप और अपना सपना पूरा कीजिए। इक्विपमेंट्स की उचित देखभाल। इक्विपमेंट्स की देखभाल भी एवरेज स्पीड को बढ़ाने में सहायक होती है, जैसे इंजन, वैगन्स, सिग्नलिंग तथा इंटरलॉकिंग और संचार व्यवस्था, रेल पथ, वाटर कॉलम इत्यादि। लोको फेल्यूर, टाइम फेल्यूर, वैगन्स का सीक होना, पॉइंट तथा सिग्नल का खराब होना, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का खराब होना, नियंत्रण का खराब होना, गति प्रतिबंध अधिक होना आदि ऐसी बातें हैं जो एवरेज स्पीड को प्रभावित करती हैं। यार्ड तथा टर्मिनल्स की उचित कार्य प्रणाली। मार्शलिंग यार्ड की कार्य कुशलता का गाड़ी की औसत गति पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यार्ड की अकुशलता से गाड़ियां देरी से चलती हैं। जो गाड़ियां पाथ के बाहर हो जाती हैं, उन्हें अच्छा रास्ता नहीं मिलता और इनका क्रॉसिंग तथा प्रेसिडेंस में समय अधिक लगता है। कभी स्टाफ ओवर आवर्स हो जाता है और रिलीफ की व्यवस्था करनी होती है। इसलिए रास्ते में गाड़ियों का विलंबन बढ़ता है। यदि यार्ड ठीक नहीं है तो बाहर से आने वाली गाड़ियां सिग्नल के बाहर खड़ी रहेंगी। इसका भी औसत गति पर प्रभाव पड़ता है। कंट्रोल चार्ट के विश्लेषणों से पता चलता है कि गाड़ियों के यार्ड में सीधे न आने और बाहर रुकने के कारण काफी डिटेंशन हो रहा है और एवरेज स्पीड प्रभावित हो रही है। इसलिए यार्ड्स का कुशल प्रबंधन गाड़ियों की गति बढ़ा सकता है। एक्सप्रेस गाड़ियों का रनिंग ऐसा हो कि वे रास्ते के यार्ड्स को पास कर सके।
गाड़ी संचालन के नियमों का सरलीकरण। नियमों का सरल होना भी एवरेज स्पीड बढ़ा सकता है और इससे कुशलता तथा लाइन क्षमता बढ़ सकती है। रीमॉडलिंग कार्य का उचित नियोजन यानी प्लानिंग। वयस्क खंडों पर इस प्रकार का विकास कार्य मालगाड़ियों की औसत गति को प्रभावित कर सकता है। उचित प्लानिंग और निष्पादन खराब प्रभाव को कम कर सकता है। प्रथम रूप से ऐसा कार्य स्लैक सीजन में किया जाना चाहिए, जब यातायात अधिक न हो। दूसरे कार्य निष्पादन के लिए उचित प्लानिंग होनी चाहिए। सर्कुलर नोटिस ध्यान से तैयार किए जाने चाहिए। स्मार्ट कर्मचारियों को ड्यूटी पर रखना चाहिए। ऐसा करने से रीमॉडलिंग का कार्य गाड़ियों के विलंबन के बिना हो सकता है। ऐसे कार्य में गाड़ियों का विलंबन बचाने के लिए उच्च स्तर से समन्वय की आवश्यकता है। तीसरे, मंडल रेल प्रबंधक तथा इंजीनियरिंग अधिकारियों को गति नियंत्रणों पर ध्यान देना चाहिए और उनकी समीक्षा की जानी चाहिए। ये थोड़े समय के लिए होने चाहिए। इनको केवल संरक्षा को ध्यान में रखकर ही लगाना चाहिए। अधिकारियों तथा निरीक्षकों द्वारा मालगाड़ियों पर ध्यान देना। परिचालन तथा मैकेनिकल अधिकारियों को समय समय पर लाइन पर निकलना चाहिए और फुट प्लेट निरीक्षण करना चाहिए। इससे उन्हें स्टाफ समस्याओं, कुछ क्षेत्र की कठिनाइयों का पता चलेगा और साथ ही साथ स्टाफ का उत्साहवर्धन होगा और कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। हमने स्कॉट फॉर्मूला में कैपिटल टी को किस तरह घटाया जा सकता है इसे देखा। अब हम स्मॉल टी को किस तरह घटाया जा सकता है, यानी ब्लॉक संचालन के समय को किस तरह घटाया जा सकता है उसे देखेंगे। टोकनलेस ब्लॉक उपकरण, पैनल इंटरलॉकिंग, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, कैब सिग्नलिंग तथा केंद्रीय यातायात नियंत्रण दैट इज सीटीसी। तो सबसे पहले देखेंगे टोकनलेस ब्लॉक वर्किंग। लाइन क्षमता में 10 से 15% की वृद्धि इस पद्धति से की जा सकती है। स्कॉट फॉर्मूला में टोकन वर्किंग वाले स्टेशन पर ब्लॉक संचालन समय 5 मिनट लगता है, परंतु वास्तविक अनुबंध के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक गाड़ी के आ जाने और दूसरी गाड़ी के चलने में 10 से 12 मिनट का समय लगता है, जहां पर सिंगल लाइन और टोकन वर्किंग हो। परंतु टोकनलेस वर्किंग में गाड़ी का नियमानुसार पूर्ण आगमन सुनिश्चित करते हुए ये समय 3 मिनट तक घटाया जा सकता है। टोकनलेस वर्किंग से लाइन क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है यदि गाड़ी के पूर्ण आगमन को निश्चित करने में अधिक समय नहीं लगना चाहिए। टोकनलेस वर्किंग में ये नियम एक क्रिटिकल तत्व बन जाते हैं। यदि इस बात पर जोर दिया जाए कि सेक्शन तब तक क्लियर नहीं किया जाएगा तथा लाइन क्लियर तब तक नहीं दी जाएगी जब तक गार्ड से गाड़ी के पूर्ण आगमन रजिस्टर पर लिखित रूप से न लिया जाए और ये रजिस्टर एएसएम के पास नहीं पहुंच जाए। इसमें समय बहुत लगेगा और स्मॉल टी 3 मिनट से अधिक हो जाएगी। इसके लिए या तो अंतिम व्हीकल की चेकिंग, बीपीएसी डिवाइस, एक्सेल काउंटर या आने वाली गाड़ी के गार्ड द्वारा ऑल राइट सिग्नल दिखाकर आदि व्यवस्थाओं को भी अपनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है पैनल इंटरलॉकिंग। ऐसी पद्धति में सेफ्टी के साथ साथ ब्लॉक संचालन समय स्मॉल टी भी बचाता है। वास्तव में लोको पायलट के रिएक्शन टाइम में बचत के साथ साथ स्मॉल टी में 1 मिनट कम किया जा सकता है। इस पद्धति में
स्टेशन मास्टर को केबिन के सहयोग पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा कंट्रोल स्टेशन मास्टर के पास ही रहता है। इससे डिटेंशन के साथ स्टाफ का खर्चा भी बचता है। रोड साइड स्टेशन पर जहां पैनल है, एक शिफ्ट में एक सहायक स्टेशन मास्टर तथा एक पॉइंट्समैन काफी है। पैनल इंटरलॉकिंग का प्रावधान करने से पहले टोकन लेस पद्धति प्रावधान आवश्यक है, अन्यथा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पर खर्च होने वाला समय नहीं बचेगा। अगला पॉइंट है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। भारतीय रेलों के सबअर्बन सेक्शन, जहां पर ट्रैफिक की डेंसिटी बहुत अधिक है और जहां दोहरी या 4 लाइनें हैं, वहां ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था है। रनिंग लाइंस पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कलर लाइट सिग्नल्स लगाए गए हैं, जो गाड़ी के चलने से ऑटोमेटिक कंट्रोल होते हैं और 2 गाड़ियों के बीच की दूरी तथा ब्लॉक ओवरलैप और सिग्नल ओवरलैप को सुनिश्चित करते हैं। यदि किसी गाड़ी को प्राथमिकता देनी है तो कंट्रोल मैन्युअली भी किया जा सकता है। सबअर्बन सेक्शंस पर जहां ऐसी व्यवस्था है, गाड़ियां एक दूसरे के पीछे 3 मिनट के अंतराल से चलती रहती हैं। कैप सिग्नलिंग। कैप सिग्नलिंग से गाड़ी की एवरेज स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। इस व्यवस्था में लोको पायलट के कैब में दिखाई देने वाली तथा सुनाई देने वाली चेतावनी आती है, जिससे लोको पायलट को आगे के सेक्शन की जानकारी मिलती है। अगले सेक्शन की दिशा के अनुसार गाड़ी की स्पीड भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। लोको पायलट को हटाया जा सकता है या फेल्योर और आपात स्थिति में मैनुअल नियंत्रण के लिए उसे कैब में रखा भी जा सकता है। ट्रैक के पास से स्थिर सिग्नल्स पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। इस पद्धति में सेफ्टी के साथ गाड़ियां पूरी गति से दौड़ती हैं। इस प्रकार रनिंग टाइम बचता है और लाइन क्षमता बढ़ती है। उच्च गति में यह पद्धति अधिक संरक्षा पूर्ण है, जो मानव मात्र के ऊपर निर्भर गाड़ियों की गति नियंत्रण से अधिक संरक्षा पूर्ण है। कैप सिग्नलिंग 2 प्रकार की है, इंटरमिटेंट टाइप तथा कंटिन्यूअस टाइप। अगला पॉइंट है केंद्रीय यातायात नियंत्रण, CTC। इस पद्धति में यानी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में 2 प्रकार के सिग्नल्स होते हैं, मैनुअल स्टॉप सिग्नल तथा परमिसिव स्टॉप सिग्नल। परमिसिव स्टॉप सिग्नल लाइन क्षमता को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। इनके द्वारा एक ब्लॉक सेक्शन को कई सिग्नलिंग सेक्शन में बांटा जाता है, ताकि लगातार ब्लॉक सेक्शंस के बीच उसी दिशा में अधिक से अधिक गाड़ियां चलाई जा सके। अनुज्ञात्मक स्टॉप सिग्नल्स स्वयंचालित रोक सिग्नल्स होते हैं, यानी ऑटोमेटिक स्टॉप होते हैं और उनका संचालन संबंधित सिग्नलिंग सेक्शन में गाड़ियों के गुजरने के अनुसार होता रहता है। CTC सेक्शन पर सभी पॉइंट्स तथा सिग्नल्स एक CTC ऑपरेटर द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। वो CTC कक्ष में बैठता है जहां प्रकाशित पैनल उपलब्ध हैं, जो पूरे सेक्शन की गाड़ियां, पॉइंट्स तथा सिग्नल्स की स्थिति बताते हैं। स्विच दबाकर CTC गाड़ी के लिए रास्ता सेट करके सिग्नल ऑफ कर सकता है, यदि सिग्नलिंग सेक्शन साफ है और अन्य शर्तें पूरी हैं। हर ब्लॉक सेक्शन पर स्टेशन पैनल भी है, ताकि शंटिंग आदि के समय CTC ऑपरेटर स्टेशन पैनल को स्टेशन मास्टर को सौंप सके। CTC से कर्मचारियों की संख्या में कमी आती है और रोड साइड स्टेशन पर जहां शंटिंग कभी कभी ही होती है, ऐसी जगह ऑपरेटिंग स्टाफ नहीं रखे जाते हैं। यदि कहीं शंटिंग आदि के कारण कर्मचारियों की आवश्यकता भी पड़े, तो ऑपरेटिंग स्टाफ कम होने के कारण उनका वर्गीकरण HOER के अंतर्गत
कंटिन्यूअस से इसेंशियली इंटरमिटेंट हो सकता है। हमने स्कॉट फॉर्मूला में स्मॉल टी को किस तरह घटाया जा सकता है इसे देखा। अब हम कुशलता तत्व ई को बढ़ाकर किस तरह से लाइन क्षमता में सुधार किया जा सकता है वो देखेंगे। स्क्रीन पर दिखाए गए प्रकार से लाइन क्षमता में सुधार किया जा सकता है। टाइम टेबलिंग में सुधार, इंटरसेक्शनल रनिंग टाइम की असमानता को कम करना, सेक्शनल रनिंग टाइम टेबल का पुनर्विलोकन, कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ाना, इंजन, डिब्बे, कोच, पॉइंट, सिग्नल, संचार व्यवस्था, विद्युत ऊर्जा वितरण व्यवस्था, रेल पथ आदि के रखरखाव में सुधार, यार्ड, स्टेशन और टर्मिनल्स का कुशल परिचालन, पर्याप्त लूप लाइंस का प्रावधान, साइमल्टेनियस रिसेप्शन का प्रावधान इस तरह से किया जा सकता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने लाइन क्षमता क्या है, लाइन क्षमता की गणना किस तरह की जाती है तथा लाइन क्षमता को बढ़ाने के उपाय क्या है, इन सभी टॉपिक्स को जाना। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यदि आपने अभी तक रेल कक्षा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।